Assalamu alaikum dear students, I am Yasin Rashid, me teacher at High School Kashlu. Today we are going to discuss an interesting topic, namely popular struggles in Nepal and Bolivia. आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं that is known as popular struggles in Nepal. आज हम नेपाल की जो पॉपुलर स्ट्रगल है, लोगों की स्ट्रगल है, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा जो इस टॉपिक का नाम है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दी थी, इसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स। ये आपको याद होगा, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स। ये इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल में पॉपुलर स्ट्रगल किस तरह हुई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेपाल में किस तरह पॉपुलर स्ट्रगल हुई, और वो स्ट्रगल जो है वो दैट इज़ वन टाइप ऑफ इंस्पायरेशन। फिर वो स्ट्रगल किस तरह कामयाब होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये नेपाल जो था 1990 यानी 1990 से पहले वहाँ पे एब्सोलूट मोनार्की था, एब्सोलूट मोनार्किज्म था, मोनार्की रूल वहाँ पे था, यानी कि वहाँ पे एब्सोलूट किंग रूल था। जबकि हम देखते हैं कि द मोमेंट वाज एम्ड एट रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। और नेपाल के बारे में आप जानते हैं, नेपाल यू माइट रिकॉल वाज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट हैड वोन डेमोक्रेसी इन 1919। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो नेपाल जो कंट्री है, 1990 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जंग लड़ा, यानी कि एक मोमेंट चलाया, एक तहरीक चलाई, और ये इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन ये कम्प्लीटली कामयाब नहीं हुए, क्योंकि असल में क्या हुआ, वहाँ पे अगरचे एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का वहाँ पे एक तरफ से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, एब्सोल्यूट मोनार्की का खात्मा हुआ। लेकिन वहाँ पे जो किंग था, उस किंग ने क्या करा, उस किंग ने जिसका नाम था बरेंड्रा, उसने उस ये जो ट्रांजिशन था, ये जो तब्दीली थी, जो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ा था, उसने इसको एक्सेप्ट करा था, वो इस चीज़ को मान गया था। लेकिन क्या हुआ, उसने जो ये एक्सेप्ट किया, किंग बरेंड्रा who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001। लेकिन उसके एक्सेप्ट करने के बाद उसको 2001 में यानी 2001 में कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म चाहते थे, जो ख़ानदानी रूल चाहते थे, जो वो वहाँ पे वो निपोटिज्म टाइप का रूल चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह नेपाल में डेमोक्रेसी का वजूद कायम हो, क्योंकि अगर नेपाल में डेमोक्रेसी आ जाती है तो उनका जो वो ओहदा है, उनसे वो ओहदा छीन लिया जाता है। इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ किसी भी तरह से डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए। अब जब जो वहाँ का वो किंग था, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा था, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट किया था, उसने ये कहा था कि यहाँ पे जो रूल है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे जो रूल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है, उन लॉज के हिसाब से यहाँ पे रूल होना चाहिए नेपाल में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ पे लोगों की स्ट्रगल शुरू होती है। तो उसके बाद नया किंग आ जाता है, किंग गजेंद्रा, वो नया किंग आ जाता है, ये इसको नया किंग बनाया जाता है नेपाल में। ये किंग क्या चाहता था, ये चाहता था कि यहाँ पे किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक रूल नहीं होना चाहिए। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल, वो किसी भी तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। तो इस वजह से उसने क्या करा, उसने अपनी चाल चली, उसने ये जो वहाँ पे ये जो पार्लियामेंट वहाँ पे था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करा, उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट का खात्मा कर दिया। और जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, इन फरवरी 2005 द किंग डिसमिस्ड द देन प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व्ड द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये उस टाइम क्या करता है, वो जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था, उस प्राइम मिनिस्टर को ये हटाता है, और वो जो पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट था उसको भी वो डिसॉल्व करता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ से बड़ी शिद्दत से एक मूवमेंट शुरू होता है, एक तहरीक शुरू होती है अप्रैल 2006 में।
वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे पॉपुलर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, लोगों का रूल होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की। इस ज़मन में उन्होंने क्या करा, यहाँ पे मैं आपको इमेज भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए किस तरह वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। तो इस ज़मन में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अलायंस बनाया, 7 पार्टी अलायंस, SPA। 7 पार्टी अलायंस में उन्होंने क्या करा, यानी वहाँ पर जो मॉइस्ट जो पार्टी वहाँ पर थी, उन्होंने उनके साथ गठजोड़ किया। तो उन्होंने वहाँ का जो मोनार्की था, जो किंग था, उस पर दबाव डालना शुरू किया। तो वहाँ का जो सरकार था, जो पुलिस था, उन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटे, वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहे। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में ये रखा था कि हमें यहाँ डेमोक्रेटिक रूल लाना है। तो क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स रीच्ड बिटवीन 3 and 5 lakhs on 21 अप्रैल एंड दे सर्वड एन अल्टीमेटम टू द किंग। 21 अप्रैल को तकरीबन 3 लाख से 5 लाख जो लोग हैं वो जमा होते हैं, और किंग के लिए, जो उस वक़्त किंग था, जो काफ़ी ज़्यादा हठधर्मी करता था, जो डेमोक्रेटिक रूल के ख़िलाफ़ था, उसको उसके सामने अल्टीमेटम रखा। अल्टीमेटम क्या उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि हमें ये जो है ज़बानी जो आप हमारी ये डिमांड्स पूरी करते हो, ये हमें नहीं चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। यानी जो उनकी पहली डिमांड थी, दैट द डिमांड वाज टू रिस्टोर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल। दूसरा उनका था पावर टू ऑल पार्टी गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन वाज ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी एक तो वो चाहते थे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा ये चाहते थे कि वो ये चाहते थे कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको पावर मिलना चाहिए, एंड थर्ड वन यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो क्या होता है उसके बाद, ऑन 24 अप्रैल 2006 द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम, द किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल द 3 डिमांड्स। तो 24 अप्रैल को बादशाह का, जो वहाँ का था, नेपाल का बादशाह, उसको उस पर फोर्स किया गया कि हमारी डिमांड्स पूरी करो। जो SPA था, 7 पार्टी अलायंस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया, जिसका नाम था गिराजी प्रसाद कोइराला। उन्होंने उसको चूज़ किया, और इंटर्म गवर्नमेंट के लिए उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, द रिस्टोर्ड पार्लियामेंट मेट एंड पास्ड लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। उसके बाद ये पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट को अमल में लाया गया, और लॉज पास हुए। उसमें जो बादशाह था उसको बहुत कम पावर्स दिए गए। ये जो 7 पार्टी अलायंस था, और ये जो मॉइस्ट्स थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अल्टीमेटली क्या होता है, इन 2008 द मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड नेपाल बिकेम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2008 में जो नेपाल है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है। अब आप देखते हैं, अब आपने देखा होगा 2015 में क्या हुआ। इन 2015 इट अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके बाद आप देखते हैं कि 2015 में वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नेपाल में। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो नेपाल में लोगों की ये स्ट्रगल हुई, ये बाकी लोगों के लिए, जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, उनके लिए ये एक तरह की इंस्पायरेशन है। वो इसे सीख सकते हैं कि किस तरह मुल्क में तब्दीली लाई जाती है, किस तरह बादशाह ख़त्म की जाती है, किस तरह डेमोक्रेटिक रूल अमल में लाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने आज आपको बताया पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में विद स्पेशल रेफरेंस टू नेपाल। इसमें हमने नेपाल को डिस्कस किया। मैं आपको इसमें ये बता चुका हूँ कि नेपाल में मोनार्की रूल था, वहाँ पे बादशाह थी, वहाँ पे ख़ानदानी रूल था। उस ख़ानदानी रूल को लोगों ने किस तरह ख़त्म किया, उसका किस तरह खात्मा हुआ, उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, उन्होंने किस तरह बादशाह का खात्मा किया, और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाया। तो ये आपने देखा। इस तरह आप ये सीख गए होंगे कि लोगों में कितना पावर होता है। वो जब चाहे और जो भी चाहे कर सकते हैं, अगर वो एकजुट होके, यानी कि यूनाइट होके किसी भी बुराई के ख़िलाफ़ लड़ें, तो वो इस बुराई को आसानी से मिटा सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।